पिछले क्लास में पश्चिम बंगाल को बताया है। पश्चिम बंगाल हमने पूरा कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल के बाद नॉर्थ ईस्ट राज्य बचे हुए। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में एक यहाँ पर राज्य है सिक्किम। मित्रों सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन क्या ये सेवन सिस्टर में है? नहीं। देखिए सिक्किम जो राज्य है वह नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन क्या यह आपका डियर सेवन सिस्टर में आता है? तो नहीं, ये सेवन सिस्टर में इसको काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का राज्य में इसको शामिल किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में आता है। पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो जो दिशाएं होती हैं में चार होती है। अब देखिए मेन दिशा चार है। ये आपका नॉर्थ है और नॉर्थ का विपरीत साउथ, दायां हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। तो ये वाला जो डायरेक्शन है इसी को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और ये वाला डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ये आपका साउथ वेस्ट कहेंगे और इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। अब अगर देखा जाए जो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, वह भारत के मुख्य भूभाग से किस दिशा में है? तो आप बताएंगे क्या? साउथ ईस्ट। ध्यान से पढ़िए, डियर मैप है, इंडियन मैप है जो आपको पूरा जीके का आधार खड़ा कर देगा। आप इस पर जितना बड़ा दीवार बनाना चाहें जीके का, जीएस का, आप सब कर लेंगे। ये आपका फाउंडेशन है। एक एक चीजें आपका मैप से क्लियर हो जाएंगे। पूरा वर्ल्ड का एक एक चीज सेट करके आप पढ़ लेंगे। तो मित्रों देखिए आपका अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं एक पश्चिम बंगाल का, थोड़ा सा एक ग्लिम्स पिछला बताते हुए हम लोग सिक्किम को शुरुआत कर देते हैं। एक देखिएगा यहाँ पर एक स्थान है, एक पश्चिम बंगाल में एक एरिया है मालदा। मालदा आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पर एक दरार पड़ी और दरार पड़ने के साथ ही एक पूरी जमीन क्या हो गई? धंस गई। अब इसलिए डियर बांग्लादेश की जो जमीन है वह धंसी हुई है, नीचे है। इसीलिए मित्रों आप देखेंगे यहाँ से दिहांग नदी यहीं आके गिरती है। कैलाश मानसरोवर से सांको साइको या ब्रह्मपुत्र नदी यहीं आके गिरती है। एक तीस्ता नदी आपने देखा होगा, ये सिक्किम से आकर के यहीं गिरती है। तीस्ता नदी बहुत बार पूछा है, तीस्ता नदी, तीस्ता परियोजना, याद रखिएगा कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। मित्रों यहाँ से जो गंगा नदी है वो भी आके यहीं गिरी है। जो भी नदियां हैं आपका ये सब कोसी ये सब आपका गंगा होते हुए यहीं गिरी है। दामोदर नदी का भी पानी और यहाँ भी कई नदियां, यानी कुल मिला के पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल और डियर पश्चिम बंगाल की बात छोड़िए, ये बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है वह पूरी तरह से बाढ़ से क्या होता है? त्रस्त रहता है। हमेशा बहुत ज्यादा बाढ़ यहाँ पर आती है। इसीलिए यहाँ के लोग जो है कॉमनली क्या होते हैं? गरीब होते हैं, क्योंकि बाढ़ एक ऐसी आपदा है, एक प्राकृतिक आपदा में आता है जो कि आपका वहाँ के सारे विकास को प्रभावित कर देता है। आप भी देखे होंगे जिस एरिया में बाढ़ आती है, यहाँ भी यूपी में भी, तो वहाँ के लोग ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते। अभी घर बनाएंगे इस साल, अगले साल बाढ़ आएगी, सारा कुछ खराब कर देगा। जितना फर्नीचर है, फर्श है,
जितना पेंट डेंट करेंगे, बारिश आएगी, बाढ़ लगेगा, खत्म। अब हर साल तो इतना पैसा होगा नहीं कि आदमी उसका डेवलपमेंट कर सके, दोबारा उसको मेंटेन कर सके। इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और यहाँ पर जो दरार है इसी को बोलते हैं मालदा दरार। मालदा दरार ये बांग्लादेश और ज़्यादा हिस्सा आपका इसमें आ जाता है। ये पूरी ज़मीन धंसने के कारण ग्राउंड वर्ड में है, थोड़ा नीचे, तो सारे तरफ से पानी आ करके यहाँ पर गिरता है। और गंगा में यहाँ पर फरक्का बैराज बना है। और कभी कभी इतना पानी के बाद भी बांग्लादेश बार बार कभी कभी बोलता रहता है कि फरक्का बैराज से पानी क्यों रोक दिया गया, इतना बाढ़ से परेशान होने के बावजूद भी। और आपको एक बात और पता है, यहाँ जो तीस्ता नदी है और दिहांग नदी, इसके बीच का जो हिमालय है इसको असम हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय, काली नदी और सतलुज नदी के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय, और सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। यही होता है मित्रों प्रादेशिक विभाजन किसका, हिमालय का। अब आपसे एक बार यूपीएससी का एक प्रश्न किया था कि हिमालय के किस प्रादेशिक भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है मित्र, तो आप बताएंगे किसमें, असम हिमालय में सबसे अधिक वर्षा होती। तो चूंकि रीजन है, आप देखिए यहाँ पर मेघालय में मासिनराम जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे अधिक वर्षा होता है कहाँ पर, मासिनराम। चेरापूंजी ये पड़ता है कहाँ पर, मेघालय। अब डियर आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। इसके बाद डियर यहाँ पर एक स्थान आपको मिलेगा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी। तो दार्जिलिंग क्यों फेमस है आपने पढ़ लिया होगा, चाय के लिए फेमस है। और डियर ये आपका पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल को सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बोलते हैं, टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट। और डियर जो कोई सिस्टम टूरिस्ट में काम करता है, जिस सिस्टम के द्वारा टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती, उस सेक्टर को टूरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टूरिज्म। तो डियर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, पर्यटक लोग जाते हैं कहाँ, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी घूमने के लिए। यह एक तरह से हिल स्टेशन का काम करता है। तो बहुत ज़्यादा डियर ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर के लोग जाते हैं। और हिंदी मीडियम वाले तो आपका गर्मी में बाल छिलवा लेंगे, कपार मुड़वा लेंगे, ऐसे ही होता है ना, हो गया आपका टूर हो गया। हाँ डियर, और उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो गांव का कोई पोखरा पड़ा होगा गड़ई, जिसमें थोड़ा पानी कम हो गया होगा, जाके उसी में नहा लेंगे, बस ये आपका उनका जो है टूर हो गया। हाँ टूर उनका हो गया, दिन भर का होगा, सवेरे जाएंगे, शाम तक कोई हाँ छोटा मोटा पोखरा में खूब नहाएंगे, शाम को आएंगे एकदम। आपका सीबीएसई बोर्ड वालों के पास पैसा होता है डियर, जानते ही हैं। वो सब डियर, वो सब छोटा मोटा स्थान पर नहीं जाते हैं। वो कहीं कहीं अगर इधर जाते भी हैं तो कोई वाटर पार्क में जाते हैं, और वाटर पार्क में घुटना भर पानी में जाएंगे, अरे वाह क्या पानी है, उसी में नहाएंगे, घुटना भर पानी में। ये सोचिए, अरे वाटर पार्क यहाँ बना हुआ एक दो है, आओ पट्टी के पास आजा वाटर पार्क, एक आपका वहाँ रतनपुरा के पास है। ये दोनों जब, और वाटर पार्क ये सब तब सफल होते हैं जब गर्मी का खूब सीजन पड़ता है, तो लोग कम से कम 2-4 घंटा पानी में जाके ठंडाते हैं, तो थोड़ा सा आराम या कंफर्ट जोन मिलता है। आइए मित्रों आगे बढ़े।
आप जरा देखिएगा, यहाँ पर एक शांति निकेतन की स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया था? 1901 में। नोट कर लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। कब? 1901 में। कब डियर? 1901। विवेक यादव कहाँ हैं? अभी तो थे डियर। अच्छा, 1901 याद रहेगा ना डियर। शांति निकेतन को स्थापित किया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपको पता है आर्यन टैगोर डियर? ऑल ऑफ यू नो दैट डियर। जनगण मन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्रगान है, उनकी रचना आपका उन्होंने ही किया। और डियर आगे बढ़ेंगे मित्रों, एक यहाँ पर और स्थान है, उसको भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो यहाँ पश्चिम बंगाल का रानीगंज है। वह क्यों फेमस है? कोयले के उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है डियर। कौन? रानीगंज। ये आपका धनबाद और झरिया वाला एरिया उधर पड़ता है और ये इसमें पड़ता है। धनबाद और झरिया तो आपका झारखंड में पड़ता है, लेकिन रानीगंज पड़ता है पश्चिम बंगाल। यहीं पर आपको दुर्गापुर भी है, स्टील संयंत्र है दुर्गापुर, याद रहेगा। एक प्लेसिंग आपको यहाँ मिलेगा खड़गपुर। मित्रों आपका खड़गपुर जो है, खड़गपुर और खड़गवासला ये दोनों में अंतर है। खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्यों फेमस है? एनडीए का ट्रेनिंग सेंटर है। और जबकि ये जो खड़गपुर है, पहले यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वह सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में और डियर खड़गपुर में अंग्रेजों की बनाई हुई जेल थी। अंग्रेज जब थे तो जो जेल बनाए थे खड़गपुर, बाद में उसी जेल को इनॉग्रेट करके बना दिया गया क्या? आईआईटी कॉलेज। तो खड़गपुर आईआईटी कॉलेज डियर ये पूरे भारत में नंबर 1 है। कहाँ का? खड़गपुर आईआईटी। आईआईटी खड़गपुर। मित्रों अरविंद केजरीवाल भी यहीं से पढ़े हैं। गूगल्स के सीईओ सुंदर पिचाई, इन्होंने भी आपका यहीं से पढ़े हैं। कहाँ से? आईआईटी खड़गपुर से। तो खड़गपुर क्यों फेमस है? आईआईटी के लिए रेलवे स्टेशन था ही। अब तो डियर आपने पढ़ लिया कि रेलवे स्टेशन गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अवश्य है मित्रों, लेकिन उससे भी लंबा बन गया हुगली वाला। हुगली कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। और हुगली तो हुगली मित्रों एक रिवर है। जैसा कि आप जानते हैं कलकत्ता जो शहर है पश्चिम बंगाल की कैपिटल या राजधानी, वो आपका जिस नदी के किनारे है वह हुगली नदी। हुगली नदी है डियर। हुगली तो आपका शहर है। कौन सी नदी? हुगली नदी। मित्रों एक बार और जानिएगा कि भारत में अगर किसी नदी के नीचे से बुलेट ट्रेन जाती है तो वह आपका हुगली नदी के नीचे से जाती है। कोलकाता में जो हुगली नदी है ना, उसके नीचे से बुलेट ट्रेन जाती। तो भारत में एक ही स्थान पर बुलेट ट्रेन, तो वो भी आपका नदी के नीचे से जाती है। वो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। याद रखिएगा किस नदी के नीचे से? हुगली नदी के नीचे से बुलेट ट्रेन को पास कराया गया। आगे बढ़ेंगे डियर। अब डियर आइए आपका सिक्किम के बारे में। अब हमको बताइए कि सिक्किम जो है, सिक्किम का मैप न डियर ऐसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा ही मैप है आपका सिक्किम।
अब सिक्किम के बारे में एक बात बताइएगा, सिक्किम को भारत का हिस्सा कब बनाया गया? सही जवाब है 16 मई 1975, 1975। ये डेट आप याद रखिएगा, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया। लेकिन मित्रों, ये आपका कौन सा संशोधन था? 35वां था। एक मिनट, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि हम जो बताएंगे वह गलत नहीं बताएंगे। कितना सही होगा? 99.99%। अब 1% की गलती तो हो ही सकती है डियर, उसको बाबू लोग 35वें संशोधन में इसको सह राज्य बना करके अभी देखा जा रहा था कि ये भारत के साथ अपनी सारी गतिविधियों को टर्मिनेट कर पाता है कि नहीं। तब जब कर लिया, देखिए 2 संशोधन याद रखिएगा, 35वां और बाद में जो 36वां बनाया गया आपका भी गलत नहीं है। 36वां में इसको भारत का एक पूर्ण राज्य और वह राज्य की रैंकिंग थी 22वां। तो मित्रों याद रखिएगा, 35वें संविधान संशोधन में इसको भारत का सह राज्य बनाया गया। अब देखा गया कि ये ठीक ठाक अपना स्थापित कर पा रहा कि नहीं। अब पहले सिक्किम डियर था ही नहीं। अब रीजन है कि चाइना ने मित्रों ये पूरा जो तिब्बत की एरिया है इसको कब कैप्चर किया था? 1959 में तिब्बत को हड़प लिया। अब डियर सिक्किम सोचा कि हम इधर जाएं या इधर, तो उसने देखा आपका भारतीय लोकतंत्र या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चाइना से बहुत ही बेहतर है हर मामले में। चाइना में बहुत सारी आज़ादियाँ वहाँ के नागरिकों को ज़्यादा नहीं मिल पाती। वहाँ पर बहुत सारा कठिन नियम होता है। वहाँ देखिए सिंजियान प्रांत के मुस्लिमों का हाल देखिए, वहाँ पर अपना जो मस्जिद है ना, मस्जिद के ऊपर जो गुंबद है वो गुंबद वहाँ चाइना में नहीं बना पाते। और जो डिजाइन होती मस्जिद की ऐसे चाइना तोड़ देता है, कहता है ऐसे नहीं बनेगा, चौकोर बना दिया। ऐसे मेहराब की तरह जो डिजाइन बनती है मस्जिदों का, चाइना बनाने ही नहीं देता। चाइना बहुत कुछ डियर वहाँ पर इतना मतलब है कि अब डियर छोड़िए, आगे बढ़े। यहाँ जो सिक्किम, तो सिक्किम भारत में मिला और ये 35वां संविधान संशोधन में सह राज्य बनाया गया। लेकिन 36वां संविधान संशोधन में भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां। कंटेंट मेंटेन करते चलिएगा। एक बात और बताएंगे मित्रों डियर, देखिए ये संशोधन की डेट मैंने नहीं दिया। मैंने ये डेट जो है, मैंने ये बोला है, स्टेटमेंट लिखा 16 मई 1975। ये डेट जो है सिक्किम को राज्य बनने का मैंने बताया, इसका मैंने कोई डेट नहीं दिया। इसका ये बताया कि 35वां संविधान संशोधन बस रैंकिंग है, उसमें इसको एक भारत का सह राज्य बनाया गया। और जबकि 36वां जो है वह भारत का इसको जो है क्या एक पूर्ण रूप से 22वां राज्य बनाया गया। अब एक कब हुआ? तो ऐसा नहीं कि आर.के. सर पूरा आपका जीएस का जो है हर चीज का एकदम विद्वान है। अरे हम जियोग्राफी पढ़ाते हैं, हम साइंस पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंटल पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम आपका डियर पॉलिटी भी, भारतीय राज्य व्यवस्था का हर कंटेंट हमको याद है, इतिहास का याद है। अरे भाई एक टीचर से कितना अपेक्षा करेंगे कि क्या क्या चीज याद करेगा? अरे इतना कंटेंट है कि मैं इतिहास की कोई चीज है वो भी बता देता हूँ, लेकिन जितना स्पष्ट जानता हूँ उतना ही बताता हूँ, लीपा पोता नहीं करता डियर। तो आगे बढ़े, जितना कंटेंट हमें कंफर्म रहेगा उतना ही बोलेंगे। हमने नहीं बोला कि ये संविधान संशोधन कब हुआ,
लेकिन इतना बताया कि इसमें जो है इसको, और सिक्किम आप इस रिकॉर्ड को देखिए कि 16 मई 1975 का सिक्किम के लिए क्या है, सिक्किम को राज्य बना है। अब वो कब है डियर, तो एक एक चीजों को एक टीचर से अपेक्षाएं नहीं की जाती, एक एक सेशन वाइज याद करेगा, उसको इतनी विषय पढ़ाना है सोचिए। हाँ, जितना पढ़ाएंगे कंटेंट आपको फ्रेश और एक्यूरेट पढ़ाएंगे और वो चीज को आपके दिमाग में ले जाके बैठा देंगे। कैसा करेंगे डियर, पूरा कुर्सी उर्सी लगा के आपके दिमाग में बैठा देंगे, जो चीज पढ़ाएंगे वो दिमाग में बैठा देंगे। और डियर इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशक्ति नहीं है, अब लायब, एकदम जो ही होता है वही बोल देते हैं, मानवीकरण अलंकार है। एक मैंने पढ़ाया था इंग्लिश में, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मायूसी उसके चेहरे पर बैठी। कौन सा अलंकार, हाँ देखिए वो लड़की बहुत तेज है, माइंड। इसमें मानवीकरण अलंकार है डियर, कि कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, आप कोई कॉन्सेप्ट या अवधारणा को आपके दिमाग में बैठाना, ऐसा थोड़ी कि वो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है ना डियर, उसको लिविंग बीइंग थिंग्स की तरह मान लेते हैं और ले जाकर आपके दिमाग में बैठा देते हैं। और आपका काम है कि उस कुर्सी को पोंछ पाछ के रखें, बैठाएं, उसको सम्मान दें और समय समय पर उसको जलपान कराते रहें ताकि दिमाग में वो हमेशा बना रहे। मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़िए डियर। एक बात और जरा सुनिए ध्यान से, सिक्किम के बारे में 2-3 कंटेंट और हैं डियर। एक तो ये है कि ये सिक्किम में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बड़ी इलायची जानते हैं आप लोग, काला काला वाला होता है, मसाले में पड़ता है, काला काला वाला डियर। इलायची 2 होता है प्रेमचंद, एगो काली इलायची, एगो आपका सफेद इलायची। सफेद इलायची जो है बाबू लोग आप लोग देखे होंगे, वह बहुत महंगा मिलता है। सफेद इलायची जो है यहाँ कार्डामम की पहाड़ियों पर मिलता है, केरला में। और जो बड़ी इलायची है, जो एकदम बड़ी साइज में होती है, वो ब्लैकिश होती, काली होती, उस इलायची का उत्पादन होता है मित्रों कहाँ पर, सिक्किम में। ढेर याद है, आगे बढ़िएगा ढेर, आगे बढ़िएगा। और इसके अलावा ढेर एक बात और है कि अगर सिक्किम का अगर मैप को एनालिसिस करें आप मित्रों, आपके पास एटलस होगा, आप देखते रहिएगा। ये 3 ओर से 3 देशों के द्वारा सीमा बनाता है। अब ऊपर से क्या है डियर, तिब्बत, ऊपर से तिब्बत है, आपका देंगे चीन है। नेहरू जी मत बनिए डियर, सख्त बनिए, सख्त डियर। ये तिब्बत है, यही तो भारत के राजनेता इस बात को स्वीकार लेते हैं कि ये तिब्बत। यही नेहरू की गलती थी। नेहरू ने अगर ये स्वीकारा नहीं होता तो चाइना हमारे इस गलवान में या अक्साई चीन का हिस्सा कैप्चर नहीं कर पाता। हम लोग क्या होता, आसानी से मान लेते हैं, और मानने का नतीजा ये है कि आज चाइना की हिम्मत होती, कहता है कि ये जो हमारा दक्षिणी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश को चाइना कहता है क्या, दक्षिणी तिब्बत। और हमारे यहाँ के राजनेता पूरा हर जगह भारत में भ्रमण करेंगे, लेकिन तिब्बत में बहुत कम जाते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम जाते हैं। तो मोदी जी को भी हम कहेंगे कि आपका अरुणाचल प्रदेश जाइए। और जिस दिन भारत का कोई 25 साल 28 साल 35 साल का कोई युवा देश का प्रधानमंत्री होगा, उस दिन वह राजधानी को दिल्ली से ला करके कहाँ बैठा देगा, अरुणाचल प्रदेश में। अब तब देखिए आपका चाइना क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन डियर हर चीज को यहाँ जाना चाहिए हमारे नेताओं को। और आपको पता है कि जब कोई राजनेता भारत का अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर करता है तो चाइना उसका अपोजिशन शो करता है। अब बताइए, अपने देश में हमारे राजनेता जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में,
और चाइना उसका विरोध करता है, कहता है यहाँ क्यों आ रहे हैं ये आपको, है ना डियर, गलत। तो हर चीज को जहां राष्ट्रीय एकता की भावना रहे, जहां राष्ट्र की भावना रहे, वहां पर आपको अग्रसर होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। मित्रों आप जरा देखिए, तो इधर से क्या है आपका तिब्बत या चाइना, जो भी कह लीजिए। इधर से मित्रों है आपका भूटान, इधर से है कौन सा देश, नेपाल। तो याद रखिएगा सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा सीमा लगाता है। उसमें पूरब की तरफ है भूटान, उत्तर की तरफ आपका चाइना कहिए या तिब्बत कहिए। पेपर में छपा है तो तिब्बत वाला ऑप्शन कर लीजिए, अरे चाइना वाला ऑप्शन कर लीजिए, वो अलग की बात है। और इसको डियर नेपाल, नेपाल को डियर आपका, नेपाल भारत के पश्चिम में, और चाइना के साथ डियर यही होता है। चाइना के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, वही व्यवहार है। किसी से आप 2000 रुपया अगर कर्ज लिए हैं तो चाइना की भाषा जानते हैं, जब कोई आपसे वो 2000 रुपये का कर्ज मांगने जाए तो आप उल्टे बोल दीजिए हमारा तो 3000 आपके पास है, वो कब देंगे। तो परेशान होकर कहेगा अच्छा ठीक है हमारा 2000 मत दीजिए लेकिन आप 3000 मत भूलिए। तो यही बात चाइना को जितना भी है, चाइना यही करता है, उल्टा सीधा बयान देता है, उल्टा सीधा बयान देता है कौन, चाइना। मामला बॉर्डर का है तो बताना ही पड़ेगा सारी चीजें, आप समझिए। सिक्किम मित्रों एक बात और याद रखिएगा, सिक्किम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है। पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, सिक्किम। जैविक खेती का मतलब होता है डियर, रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता ही नहीं, होता ही नहीं। वह टोटल एक बस कारण होता है, चूंकि सिक्किम के बारे में है, आपको एक प्रश्न आता भारत का वह कौन सा राज्य जहां की जनसंख्या सबसे कम है, सिक्किम। जबकि वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम हुआ। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। और वह भारतीय राज्य कौन है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, गोवा की। अब डियर सिक्किम की पॉपुलेशन आई होप दैट 2 लाख या कुछ जो भी हो डियर, इसकी जनसंख्या इतनी कम है। नंबर एक चीज, यहाँ पर रेल से कनेक्टिविटी नहीं अभी तक, हालांकि काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। आई होप दैट इन बिकमिंग टाइम आपका रेल से सिक्किम राज्य जुड़ जाएगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है वह रेल से कनेक्ट है, लेकिन रेल आपका बहुत ज़्यादा एरिया में मूवमेंट नहीं करती। और बाकी आपका मेघालय, एक प्रश्न पूछा है, मेघालय मित्रों आपको पता है यह ट्रेन मार्ग से जुड़ चुका है। इसका उद्घाटन किया था 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं कि 2014 में तुरंत शुरू हुआ बन गया, नहीं, ये आपका कोई भी सरकार, पिछली सरकार पहले से बना रही थी, लेकिन उद्घाटन करने की बारी आई तो इनकी सरकार की उद्घाटन किया इन्होंने। तो यहाँ मेघालय का जो अटैचमेंट है वह रेल मार्ग से जुड़ चुका है, लेकिन सिक्किम आपका रेल मार्ग से अभी तक नहीं जुड़ा है कड़ियर। और यह एक आपका पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का एक राज्य है। यहाँ पर कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता, रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता। मित्रों रासायनिक खाद जो इस्तेमाल करते हैं आप, इसका 2-3 बड़ा विशेष नुकसान है, आप देखिएगा समझिएगा। मान लीजिए जो भी आपका फसल आप पैदा करेंगे, गेहूं चावल जो भी फसल पैदा करेंगे, अगर उसको खाएंगे आप तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब जाएगा, और साथ साथ उसके साथ यूरिया भी जाएगा, पोटास भी जाएगा, सब डियर। अब सब जाएगा तो क्या समस्या आ रही है, वो जा करके
गुर्दे में स्टोन की समस्या क्रिएट कर रहा है। आजकल देखा होगा आपने, हर किसी को ज़्यादातर स्टोन का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। एक तो समस्या ये है, दूसरी समस्या और ज़रा सुनिए, ये जितना भी रासायनिक खाद से जो कोई फसल उपजाते हैं और उसको आप खाते हैं,